welcome to Vijita's Vigyan, and today we are going to discuss that is a part number 2 of excretive products and its elimination. So as we discussed in the previous video till the formation of urine, and in this video we are going to discuss the function of tubule. So first part of this tubule, that is a proximal convoluted tubule. So PCT के अंदर बच्चों क्या होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, and this is done because of the presence of a specific tissue that is simple cuboidal border brush epithelium. So this is a very much important tissue in the PCT and increase the surface area of the reabsorption. तो reabsorption का surface area बढ़ जाता है इस tissue की responsible के through. Next is essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes, water and bicarbonate. ये सब easily क्या हो जाते हैं, as you can see in the diagramination, as I make this is a nephron and यहाँ पे आपको bicarbonate, NaCl, water and nutrients का reabsorption दिखाया हुआ है, and these are all going to be absorbed into the medullary interstitium. एंड हमें यहाँ से ब्लड से क्या निकालना होता है बच्चों, H+, K+ एंड NH3, दैट इज हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, उनका हमें सिक्रीशन करना होता है, एंड दीज ऑल आयंस आर कम्स इनटू द नेफ्रॉन, दैट इज अ ट्यूब्यूल. ओके, नेक्स्ट इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक फ्लूइड बैलेंस ऑफ द ब्लड के अंदर ये मेंटेनेंस करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है पीसीटी, एज रीअब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है. नेक्स्ट सेलेक्टिवली सिक्रीशन किसकी कराता है, H+, K+ एंड NH3 की कराता है. नेक्स्ट आते हैं बच्चों, दैट इज लूप ऑफ हेनले. अगर आप लूप ऑफ हेनले को देखें तो लूप ऑफ हेनले इज द ओनली पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम. बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, पीसीटी हो गया, डीसीटी, ग्लोमेरुलस, मैक्रोफेज बॉडी, जिसे हम पूरा कह रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में. ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्ट है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होगा. और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 300 मिली पर ऑस्मोल है. जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ यानी डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले में आएगा, वैसे वैसे फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि डिसेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले इज फ्रीली परमेबल टू वाटर. तो वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा. अब किसी भी चीज से वाटर अगर आप निकाल दोगे तो द थिंग विच इज कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, वो चीज कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा. तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आएगा, पानी से बाहर निकलेगा, फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 1200 मिली पर ऑस्मोल हो जाएगी. और उसके बाद में जैसे फिल्ट्रेट वापस असेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले में जाएगा, so दिस लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज फ्रीली परमेबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स. तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे एंड फिल्ट्रेट वापस से डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि वाटर बाहर नहीं निकला असेंडिंग में, वाटर तो अंदर ही है. बाहर इस बार कौन निकले, इलेक्ट्रोलाइट्स निकले हैं. अब वाटर आगे जाएगा इस तरीके से और वाटर डीसीटी में जाकर के रीअब्सॉर्ब हो जाएगा. तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ किया जाता है हमारे पास में, दैट इज असेंडिंग लिंब में क्या किया जाता है, मिनिमम एब्सॉर्प्शन किया जाता है. सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंट रोल क्या होती है, इट मेंटेनेंस एंड हाई ऑस्मोलैरिटी. हमारी बॉडी के अंदर जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसके अंदर ऑस्मोलैरिटी हाई रहे, है ना, और मेंटेन रहे. ठीक है, ये फंक्शन किसका होता है हमारे पास में, लूप ऑफ हेनले का होता है. ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसा रहेगा, मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी. एंड डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है बच्चों फ्रीली परमेबल होता है किसके लिए, वाटर के लिए, बट इम्परमेबल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. तो यहाँ से क्या बाहर नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं निकलते, सिर्फ वाटर निकलता है. और इसी की वजह से, इस वाटर के बाहर निकलने की वजह से जो फिल्ट्रेट होता है आपका, वो कॉन्सेंट्रेट यानी कि कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है उसकी, यानी 300 से 4 टाइम्स क्या हो जाता है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है as it move down, जैसे वो नीचे जाता है. ascending is permeable to the electrolytes only, not H2. यहाँ से बाहर H2 नहीं निकलेगा, by which the filtrate become dilute. इस जो लिम्ब है, इस लिम्ब में क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट आपका डाइल्यूट हो जाएगा as move upward, जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे. नेक्स्ट इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. बच्चों ये वो पार्ट है जिसके अंदर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन किया जाता है. कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि किसी ना किसी हार्मोनल फीडबैक के थ्रू यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन किया जाएगा, जो कि सीएनएस परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब कौन सा हार्मोन यहाँ पे काम लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन. ठीक है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है. तो बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसे एल्डोस्टेरोन कहते हैं, जो कि सोडियम की और वाटर की क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है. कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिवली सिक्रीशन भी कराता है किसकी, सेम आयंस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, पोटेशियम की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की क्या कराता है, सिक्रीशन कराता है यहाँ पर. ठीक है, ताकि मेंटेन हो सके क्या, पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में
मेंटेन हो सके, इसीलिए यहाँ पे सिक्रीशन करवाई जाती है इन तीनों आयंस की। ठीक है, अब हमारा वाटर भी रिअब्सॉर्ब हो गया, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो किसमें चला जाता है, सीटी में चला जाता है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, साथ ही साथ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन चला जाता है, यूरिया भी जाता है। तो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया वापस से किसमें आता है बच्चों, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में खाली वाला स्पेस बैकग्राउंड में। ठीक है, और इसमें लाना जरूरी है हम लोगों को, इसमें से लाना जरूरी ताकि बॉडी की जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसमें ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। तो यूरिया वापस से थोड़ा सा डिफ्यूज होकर के बाहर निकल के आता है और वाटर के फिर से क्या हो जाती है, रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि यूरिन में हम बिल्कुल भी वाटर ना निकालें, क्योंकि वाटर हमारे लिए एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। सीटी जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुलरी रीजन ऑफ अ किडनी। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का अगर मुझे रीअब्सॉर्प्शन कराना है तो वो मैं किसमें करवाऊंगी, दैट इज मैं सीटी में ही करवा पाऊंगी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है बच्चों, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया पास अगेन टू द बैक टू द इंटरस्टिशियम ऑफ अ मेडुला। मेडुला के इंटरस्टिशियम में यूरिया को वापस भेज दिया जाता है, प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ यू, ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस हो सके ब्लड का और सेलेक्टिवली सिक्रीशन हो सके किसका, नॉट अमोनिया, ओनली द H+ and K+ आयंस। So this is the function of a tubule. Next is mechanism of concentration of filtrate. अब filtrate को concentrate कैसे बनाएं? ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको वासा रेक्टा दिख रहा है और यहाँ पे लुपोफेनले दिखाई दे रहा है। तो हम क्या मान रहे हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म तीन तरीके से चलेगा, बिटवीन द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, बिटवीन द टू लिम्ब ऑफ लुपोफेनले एंड द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द वासा रेक्टा एंड द लुपोफेनले। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है कि लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज ऑपोजिट फॉर्म्स अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक तो काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ चलेगा, The blood flow in the two limb of vasa recta। अब वासा रेक्टा का क्या फंक्शन होता है कि कैरीज द ब्लड, है ना, ब्लड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वासा रेक्टा के अंदर। तो लुपोफेनले में क्या प्रेजेंट होता है, फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस वासा रेक्टा फॉर्म्स द काउंटर करंट मैकेनिज्म, सेकंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। थर्ड, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लुपोफेनले एंड द वासा रेक्टा फॉर्म्स द काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हमारे पास में 3 मेथड्स हो गए, 3 काउंटर करंट मेथड हो गए। मैकेनिज्म हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ अ इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है कि ये जो मैकेनिज्म हम चला रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट ये कि इंटरस्टिशियम जो हमारे पास में है, दैट इज द बैकग्राउंड, व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड है दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम, उसमें हम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। हम कोई भी चीज बाहर अननेसेसरी नहीं निकालना चाहते। जैसे यूरिया है, ठीक है, माना कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन हम पूरा यूरिया कंप्लीट आउट नहीं करेंगे, सम अमाउंट ऑफ यूरिया हम वापस डिफ्यूज इन कर लेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे मेंटेन करना जरूरी है, इसलिए हम काउंटर करंट मैकेनिज्म चला रहे हैं, है ना। तो उसमें लिखा है कि मेंटेनेंस ऑफ इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी टूवर्ड्स द इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 से कितना 1200 मिली पर ऑस्मोल। हमारे पास में इतनी क्या हो जाती है, ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। तो बेसिकली इसी को मेंटेन करके रखना है हमें। तो क्या करेंगे, दिस ग्रेडियंट मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हम मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कैसे ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रख पा रहे, 2 आयंस या 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से, नॉट आयंस, 2 मॉलिक्यूल्स की वजह से, दैट इज NaCl एंड द यूरिया। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, उसके बाद में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि डिसेंडिंग, डी मतलब डिसेंडिंग लिम्ब लुपोफेनले ये है, असेंडिंग में ये है। डी मतलब क्या था कि वाटर परमेबल है, फ्रीली परमेबल। ए में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट परमेबल है। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम निकाल रहे हैं NaCl। अब ध्यान सुनिएगा, जब मैंने एसेंडिंग से NaCl को निकाला तो वही NaCl मेरा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू किसमें चला गया, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला गया। वासा रेक्टा का कौन सा लिम्ब है ये, और क्योंकि ब्लड ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ, फिल्ट्रेट की मूवमेंट ऐसे है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे NaCl है, NaCl फ्लोट करते करते किस जगह पहुंच गया, हमारे पास में असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुंच गया। अब यही NaCl कहाँ पे वापस रिलीज कर दिया जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज कर दिया जाता है। वापस से लुपोफेनले में नहीं जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके NaCl के ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट यूरिया निकालता है। ठीक है, तो वो जो यूरिया यहाँ पे निकाल रहा है वो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा और किसमें जाएगा बच्चों, असेंडिंग लिम्ब लुपोफेनले के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी पूरा इसको डिस्कस करने के बाद में हम लोग इस पर आएंगे। असेंडिंग लिम्ब लुपोफेनले में चला जाएगा और असेंडिंग लिम्ब लुपोफेनले में NaCl जो है वो, सॉरी यूरिया जो होगा फिर वो किसमें आ जाएगा, इंटरस्टिशियम में वापस से आ जाएगा। तो इसको मैंने शॉर्ट में समझाया है कि NaCl जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब लुपोफेनले से ट्रांसपोर्ट हुआ और ट्रांसपोर्ट होकर के उसने एक्सचेंज कर लिया, किसको गया वो, डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ वासा रेक्टा को चला गया ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इधर ही आया NaCl, इस तरफ आ गया NaCl। अब वहां से क्या हो रहा है, मूव करते करते फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ वासा रेक्टा में पहुंचा और वासा रेक्टा से वो अल्टीमेटली टारगेट क्या था,
मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पहुंचाना है, हमने सिर को पहुंचा दिया। टारगेट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। सेकंड, यूरिया जो कि कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट था, अब उस यूरिया को हम लोग कहाँ पे डिफ्यूज कर रहे हैं, उस यूरिया को बोला जा रहा है कि यूरिया एंटर कर गया किसमें, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडलिंग। देखो ये जो यूरिया था ये वासा एक्टा में नहीं आया, ये यूरिया किसमें आया है, हमारे असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हैंडले के अंदर आया है, और अल्टीमेटली उस लूप ऑफ हैंडले ने यूरिया को कहां पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया यूरिया को किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। टारगेट नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट देखिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहे हैं NaCl और यूरिया। लास्ट में बताया गया कि इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट जो होता है उसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं, इजी पैसेज फॉर वाटर फ्रॉम द सीटी मतलब कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हम वाटर को रिलीज कर पाते हैं इस इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट की वजह से। और दूसरा, ताकि क्या हो पाए, मेंटेन हो पाए और क्या चीज बन पाए, यूरिन बन पाए, और यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए। यूरिन कितना, 4 टाइम्स इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था हमारे पास में, 300 मिली पर ऑस्मोल, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, लास्ट में ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली पर ऑस्मोल आ जाएगी। फंक्शंस जो है वो कैसे किए जाते हैं बेसिकली, तो हार्मोनल कंट्रोल या हार्मोनल फीडबैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो लिखा है कि मॉनिटराइज बाय द हार्मोनल फीडबैक, इसमें पार्टिसिपेट करता है ब्रेन में मौजूद प्रिंसिपल ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, मेन थर्मो रेगुलेटिंग ऑर्गन जो होता है ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जिसे हम जेजी एपरेटस कहते हैं, और हार्ट जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। बट अभी इतना हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों को स्टडी करना है। तो अभी सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे किडनी की फंक्शनिंग को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक चीज जानते हैं, हमारे ब्लड में अगर पानी ज्यादा से ज्यादा लॉस अगर हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस होने के चांसेस हैं। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो एक ऐसे हार्मोन की बात कर रही हूँ जो कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी से, दैट इज वैसोप्रेसिन, एडीओ हार्मोन। तो एडीओ हार्मोन को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है ताकि वो ब्लड से हमारा वाटर लॉस होने से बचाता है। तो इन केस अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा है किसका, फ्लूइड का फ्रॉम द बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या काम कराती है, स्टिमुलेट कराते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्टेड होती है विच इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस से न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाएंगे, और पीसीपी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो 2 हार्मोन निकालती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन जिसे हम क्या बोलते हैं, एडीओ हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायरेटेड एडीएच हार्मोन, तो जिसे हम एंटी डायरेटेड हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन क्या करेगा, बेसिकली ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, कहां से, लेटर पार्ट्स ऑफ द टिप्यूल से कराएगा, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा लेटर पार्ट्स ऑफ द टिप्यूल से, एंड प्रिवेंट द डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन। तो यूरिन से वाटर लॉस होने को प्रिवेंट करेगा ये हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात आती है कि जो एडीओ होता है इसका एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, दैट इज इट अफेक्ट द किडनी फंक्शन एज अ कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल। हम एक चीज जानते हैं कि ब्लड वेसल का ल्यूमेन अगर कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यानी कि ब्लड प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एडीओ हार्मोन। एडीओ हार्मोन क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है यानी कि नैरो कर देता है ल्यूमेन को, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होता है वो छोटा हो जाता है, एंड इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन विच इज डन बाय द तो ये हमारे पास में हो गया किडनी की फंक्शनिंग विच इज डन बाय द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस की। बेसिकली इस मैकेनिज्म को हम रास कहते हैं। रास की फुल फॉर्म एज रिटन हियर, रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अभी भी पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, नेफ्रॉन है, अगर उसके अंदर ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, यानी इट इज अ फॉल इन द जीएफआर, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, एकदम से बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी के जो नेफ्रॉन्स है, किडनी के जो नेफ्रॉन्स है बेसिकली, उन नेफ्रॉन में एफरेंट एट्रियोल और डीसीटी वाला जो पार्ट होता है वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी। सेलुलर मॉडिफिकेशन की वजह से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम रेनिन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही बात बताइए, जैसे ही फॉल हो जाता है जीएफआर, तो जीएफआर फॉल होने की वजह से कौन एक्टिव हो जाते हैं, हमारे नेफ्रॉन के जेजी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जेजी सेल्स अगर किसमें प्रेजेंट है, अगर डीसीटी में अगर जेजी सेल्स प्रेजेंट है तो उन्हें म्यूकोला डेंसा सेल्स कहते हैं, ठीक है। और जेजी सेल्स एफरेंट एट्रियोल में तो प्रेजेंट होते ही है। तो बेसिकली सेल्स क्या काम कर रहे हैं, एफरेंट एट्रियोल से और एफरेंट एट्रियोल से और म्यूकोला डेंसा सेल से क्या काम कर रहे हैं, रेनिन हार्मोन को निकलवा रहे हैं। तो रेनिन हार्मोन जैसे रिलीज होता है
वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटीन मौजूद होता है जो कि लीवर फॉर्म करता है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड बाय द रेनिन इनटू द एंजियोटेंसिन 1। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाया है। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, एंड 1 से किस में कन्वर्ट हुआ, सेकंड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, किस एंजाइम की मदद से हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से हुआ। ये एंजाइम कहां से निकलता है, ये लंग्स से निकलता है। यहां तक इंपॉर्टेंट रूप से समझना है। सबसे पहले जैसे ही जीएफआर फॉल हुआ, तुरंत जेटी सेल्स एक्टिवेट हुए। जेटी सेल्स कहां के एक्टिवेट हुए, एफरेंट एट्रियोल के और न्यूक्लियर डेंसर सेल्स एक्टिवेट हुए डीसीटी के। इन सेल्स ने रेनिन हार्मोन को निकाला, रेनिन हार्मोन ने एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट किया, एंजियोटेंसिन ने क्या कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया, किसको, एक हार्मोन को बेसिकली। ठीक है, और ये जो 1 से 2 में कन्वर्जन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू हुआ, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब ये बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टरी एंजाइम हार्मोन है। पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टरी हार्मोन का मतलब ये है कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें भी कॉन्स्ट्रिक्टरी मैकेनिज्म चला था ब्लड वेसल्स का, जिससे जीएफआर बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। सेम यहाँ पर भी एंजियोटेंसिन जो सेकंड है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एज आई रिटेन है, हाई बीपी ये करवाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो किसको एक्टिवेट करता है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है, बाहर वाला, और एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट जो होता है उसे मेडुला वाला पार्ट कहते हैं। तो कॉर्टेक्स वाला जो रीजन होता है ना, वहां से एक हार्मोन निकलता है जिससे हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो इसके अब हम पूरा फटाफट समझेंगे कि जो हमारे पास में रेनिन था वो एंजियोटेंसिनोजन, जो हमारे पास में इनएक्टिव प्रोटीन था, तो रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिनोजन को किसमें, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। अब एंजियोटेंसिन 2 पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर है, साथ ही साथ में एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ताकि वो क्या निकाले, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, ताकि वाटर की और सोडियम की क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस रास मैकेनिज्म। थर्ड जो कि हार्ट। अब हार्ट मान लेते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड प्रेशर बहुत तेज है, यानी कि मान रहे हैं कि व्हेन इंक्रीज ऑफ अ ब्लड फ्लो इन द एट्रिया ऑफ अ हार्ट, तो क्या होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है हार्ट से, जिसको हम कहते हैं एएनएफ। एएनएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है वो जैसे हार्ट से रिलीज होगा, वैसे ही वेसोडाइलेशन, जो कॉन्स्ट्रिक्टरी ल्यूमेन था वेसल का, अब वो कैसा हो जाता है, वेसोडाइलेशन, मतलब ल्यूमेन बड़ा हो गया। जब ल्यूमेन बड़ा हो जाता है तो प्रेशर नहीं इतना लगेगा, बेसिकली प्रेशर लगेगा ही नहीं, तो हम ये मानेंगे कि ब्लड प्रेशर तो डिक्रीज हो चुका है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एएनएफ इज कंप्लीटली वाइस वर्सा ऑफ दिस मैकेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि इन दोनों मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा था, इस मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेसिकली एएनएफ किस लिए काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वेसोडाइलेशन कराता है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज मैच्योरेशन। मैंने ये लिखा भी है कि वेसोडाइलेशन जो होगा वो बेबी लो करेगा, और ये बेसिकली अगेंस्ट है या फिर स्टॉप करता है रास मैकेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट मैच्योरेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ यूरिन। हम जब यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन। तो जब भी हम यूरिनेशन करते हैं तो बेसिकली उसमें कौन सा मेन ऑर्गन होता है, दैट इज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो आई मेक द डायग्राम, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में हम देख रहे हैं कि यूरिन जो होता है वो किसके थ्रू बनता है, नेफ्रॉन के थ्रू बनता है। नेफ्रॉन से यूरिन को कैरी कर लिया जाता है यूरेटर के थ्रू, और किसमें डाला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर के अंदर जैसे जैसे फीलिंग होती जा रही है यूरिन की फीलिंग होती जा रही है, जैसे कंप्लीट यूरिन फिल्ड हो जाएगा तो सीएनएस को एक बार सिग्नल जाएगा, किसके थ्रू जाएगा सिग्नल्स, दैट इज स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि जैसे यूरिन फिल्ड हो जाता है वैसे ही वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर्स कंटेन द सम स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंड्स द सिग्नल टू द सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, अपने मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, और लिखा है इसके अंदर मोटर न्यूरॉन जो होगा वो क्या करेगा, इस पर सिग्नल डालेगा, दैट इज मसल पे सिग्नल डालेगा, और क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जैसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे यहाँ पे मौजूद जो स्फिंक्टर होता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है, उस स्फिंक्टर की तो रिलैक्सेशन हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेसिकली यहाँ पे हमने लिखा था कि स्टोर टिल वॉलेंटरी सिग्नल सेंड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल तभी जाएंगे जब पूरा का पूरा ब्लैडर फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद में स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस को भेजेगा सिग्नल, और सीएनएस अपने मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, हमारे पास में जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो यहाँ पे लगे वॉल्स पर, बेसिकली उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करेगा, जिससे हम यूरिनेशन परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं इस टाइप के मैकेनिज्म को जिसमें सीएनएस पार्टिसिपेट करता है और हम कम से कम 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन को बाहर निकालते हैं। यूरिन एवरेज ह्यूमन का इतना ही रिलीज होता है। यूरिया जो होता है दैट इज 20 से 30 ग्राम हम लोग क्या करते हैं पर डे रिलीज करते हैं। यूरिन जो होता है उसका पीएच कितना होता है 6 एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका कलरिश येलोइश वाटर कलर ही होता है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, पेल येलो, और उसमें कुछ ऑर्डर होती है, स्मेल सी होती है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। एज आई रिटन हियर कि डायबिटीज मेलाइटस जो है वो क्या है, बेसिकली एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इस रोल ऑफ द अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन, एज वी नो कि किडनी तो एक्सक्रीशन करती है लेकिन अदर भी ऑर्गन्स क्या करते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन। तो मेजरली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लंग्स, लीवर और स्किन की। लंग्स भी क्या करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 निकालते हैं 200 ml पर मिनट के अकॉर्डिंगली, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में वाटर वेपर भी निकालते हैं एवरी डे पर टाइम। जैसे ही वो CO2 निकालेंगे तो वाटर वेपर भी बाहर निकलेगा एज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में लीवर, हम जानते हैं लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो लीवर क्या करती है, सिक्रीट करती है ना। स्टोर कौन करता है, बाइल जिसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, लेकिन सिक्रीट और सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। तो लीवर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, कुछ बाइल होते हैं, बाइल के अंदर कुछ बाइल सॉल्ट होते हैं जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, सम विटामिन एंड सम ड्रग्स। ये सब भी क्या एक तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है किसका, लीवर का। ठीक है, उसके बारे में स्किन की बात करेंगे। स्किन यहाँ पे जो होती है उसके अंदर 2 ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यहाँ पे स्वेट को रिलीज करती है ताकि हमारे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है, और जो स्वेट वो निकाल रही है बेसिकली उस स्वेट के अंदर यहाँ पे NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो स्वेट जो होता है प्रोड्यूस होता है एज अ बॉडीली फ्लूइड, एंड इसके अंदर क्या कंटेन होता है, NaCl, सम अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट ग्लैंड का, दैट इज कूलिंग इफेक्ट। रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, नॉट द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटा। प्राइमरी फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट देना, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देना, एंड लास्ट में रिमूवल ऑफ सम वेस्ट। इसके अलावा अगर हम सेबेशियस ग्लैंड की बात करें तो बेसिकली ये ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या करती है, प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर हमें प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर एलिमिनेशन करती है कुछ कंपाउंड्स का, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, सम वैक्सेस एंड स्टेरॉइड्स। ये सब मिलकर के एक तरीके से सीबम बना लेता है, दैट इज अ स्टिकी फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट जो कि सबसे एंड पार्ट है चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूरेमिया की। यूरेमिया क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अब देखो मान लेते हैं कि अगर हमारे ब्लड में यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए, सोच के देखो यूरिया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी किडनी फेल हो चुकी है। किडनी फेल हो जाती है किसी इंसान की, तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराएगा या फिर वो डायलिसिस पे जाएगा। डायलिसिस की प्रोसेस अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे रीनल कॉलिक्युलाइज पढ़ने वाले एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड कैन कॉज द किडनी फेलियर, और किडनी अगर फेल हो जाती है तो जो पेशेंट होते हैं दे आर यूजिंग द ट्रीटमेंट विच इज कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस। डायलिसिस करने के लिए हमारे पास में हमें डॉक्टर्स के पास जाना है, और डॉक्टर्स हमारी जो आर्टरी होती है बेसिकली जो कि डीपन्ड होती है, ऐसे दिखाई नहीं देती, डीपली सिचुएटेड होती है आर्टरीज, तो एक कन्वीनियंट आर्टरी डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेक आउट करते हैं, उससे ब्लड निकालते हैं, या फिर रेडियल आर्टरी से ब्लड निकालेंगे। ब्लड ड्रेन कर लिया गया है और उस ब्लड को जब हम बाहर निकालेंगे तो उस ब्लड का टेम्परेचर कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ताकि ब्लड में कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ना हो जाए। ठीक है, ब्लड का 0 डिग्री सेल्सियस करने के बाद उसे नेक्स्ट चेंबर में भेजेंगे, जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, हिपैरिन होगा। हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड को जैसे हम बाहर निकालते हैं तो काफी सारा हमारे पास माइक्रोब से कॉन्टेमिनेटेड होने का खतरा होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एंटी कोएगुलेंट डालते हैं, जो कि अंदर वाला ब्लड और बाहर वाले ब्लड से काफी डिफर हो सकता है, मतलब डिफर होता है ना। अंदर वाला जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बाहर वाले ब्लड से काफी ज्यादा क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हिपैरिन को डालते हैं एज एन एंटी कोएगुलेंट। ठीक है, अब हिपैरिन हमने डाला, अब इस वाले ब्लड को हम नेक्स्ट चेंबर में भेजते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों डायलिसिस। डायलिसिस तो पूरा प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है उसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्यूब्स लगी हुई है इस तरीके से ब्लू कलर की, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज सेल्फेन मेम्ब्रेन ट्यूब्स, जो कि पोरस होती है। अब सोच के देखो ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, यूरिया। ठीक है, और हमारे पास में ये जो हमारे पास में डायलाइजिंग टैंक है, इस डायलाइजिंग टैंक में 2 क्या है हमारे पास में छोटे छोटे से चेम्बर्स होते हैं। एक चेम्बर में क्या होता है, डायलेज नाम का सोल्यूशन होता है,
ठीक है, और एक में वेस्ट यूरिया होता है। वेस्ट यूरिया का मतलब हमारे ब्लड में जो भी यूरिया होगा वो उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये डायलेज जो सोल्यूशन है उसको हम किस में डालते हैं, ये जहां पे भी हमें स्पेस दिखाई दे रहा है रेड कलर से जो मैंने बनाया है, इसमें हम क्या डाल देते हैं, डायलेज को डाल देते हैं, ठीक है। और ब्लड किसमें हमारा, ये ब्लू कलर के पाइप्स के अंदर है, ट्यूब्स के अंदर है, और ट्यूब्स में क्या है, पोर्स हैं। यानी कि हमने प्रोसेस पढ़ा है डिफ्यूजन, कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। तो हमने बोला कि जो हमारे पास में डायलिसिंग फ्लूइड है जो कि डायलिसिस से निकला है, उसका क्या लिखा है, ब्लड प्लाज्मा सेम होता है। जैसे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है ऐसे डायलिसिस में भी सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे ब्लड में तो यूरिया है लेकिन इसमें यूरिया नहीं होता है। तो जो सेल्फेट मेम्ब्रेन है उसके पोर्स से बाहर क्या निकल जाएंगे, पोर्स से बाहर निकलेंगे यूरिया के मॉलिक्यूल्स। तो अब जो हमारे पास में डायलिसिंग सॉल्यूशन था उसमें यूरिया आ चुका है, और वेस्ट यूरिया किसमें चला जाता है, हमारे अनादर टैंक में चला जाएगा, और ब्लड आपका कैसा हो जाता है, नाइट्रोजनस फ्री हो जाता है, ठीक है। और अब जो ब्लड है वो किसमें आता है, फिर से एंटी हिपेरिन, क्योंकि हमने क्या डाला था, हिपेरिन डाला था, वापस से उसको उसी कॉन्सेंट्रेशन में लाना पड़ेगा जिस कॉन्सेंट्रेशन से आपने ब्लड को बाहर निकाला था। तो आपको वैसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा ब्लड को, एंटी हिपेरिन आप ऐड कर रहे हैं वापस से, फिर उस ब्लड को वापस उसी उसका टेम्परेचर कितना ला रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच करता है। उसके बाद में वेन में आप उसको डाल देंगे। तो ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज डायलिसिस, और इस तरीके से डायलिसिस की प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो मेरे पास किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस अल्टीमेट मेथड है। अगर आपको ये काफी एक्सपेंसिव लगता है और इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते, तो जो पेशेंट होते हैं वो अपने क्लोजली रिलेटिव जो पर्सन होता है उससे किडनी को लेते हैं, रिसीव करते हैं अपनी बॉडी में, एज ए इम्यूनोसप्रेसर दिया जाता है ताकि किडनी रिजेक्ट ना हो। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी मेथड होता है। रीनल कॉलिक्यूलाइज का मतलब होता है किडनी स्टोन, जो कि मास ऑफ क्रिस्टल्स ऑक्सिलेट्स हमारे किडनीज के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, उससे हम स्टोन यानी रीनल कॉलिक्यूलाइज कहते हैं। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लेमेशन इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर अगर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस बीमारी, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। So this is the chapter as I taught you in a brief. So if you like this video, then like, share and subscribe. Thank you so much.